हेलो एवरीवन, आपने ट्यून किया सोशलाइजर और आप हमारे हिस्ट्री के सेक्शन में। तो दोस्तों, हमने नेशनलिज्म इन यूरोप के नाम से एक पूरी सीरीज़ को स्टार्ट किया है। हिस्ट्री से रिलेटेड ये सीरीज़ है। इसका पार्ट 1 हम पहले ही दे चुके हैं आपको। आप उसको मिल जाएगा आपको हमारे चैनल में। और इसका पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। और ये थोड़ा पार्ट रिलेटेड है फ्रेंच रिवोल्यूशन से और आगे चल के नेशनलिज्म जो था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, कैसे यूरोप में नेशनलिज्म आगे जो बढ़ता गया और कैसे कैसे वो आगे बढ़ा, उसके बारे में हम जानेंगे। और तो चलिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। देखिए दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नेशनलिज्म की जो शुरुआत हुई थी यूरोप में, वो हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 के आसपास हुआ, उसने पूरी तरह से यूरोप के नेशनलिज्म को एक नई डेफिनेशन दी। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इसने राष्ट्रवाद की भावना को सबके जुबान पर ले आया। हर एक राइटर्स जो थे, हर एक पोएट्स जो थे, हर एक आर्टिस्ट जैसे फेडरिक सोडेरियो थे, उनके दिमाग पर नेशनलिज्म की भावना एकदम तगड़े से उनके दिमागों पर चढ़ गई थी और ऐसे लोग इंस्पायर हो रहे थे। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 1789 में यह हुआ था कि जो ट्रांसफर ऑफ सवर्निटी थी, यानी कि राइट टू गवर्न वनसेल्फ, कि आपके पास ये राइट आ जाता है कि आप गवर्न कर सकते हैं, ये जो सवर्निटी थी वो मोनार्की से हटकर बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, एक फ्रेंच सिटीजन का एक बॉडी बनाई गई थी, उनके हाथों में चली गई थी। मोनार्कियल पावर से ले लिया गया था, राजाओं से ले लिया गया था और वो सिंपल बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, जैसे पार्लियामेंट टाइप की कह सकते हैं, उनके हाथों में चला गया था। और ये जो यहाँ पर जो हुआ, इसने आगे चलकर नेशनलिज्म की पूरी भावना को और चेंज कर दिया और जो फ्रांस में जो भी चेंजेस आए उसकी भी पूरी तरह से डेस्टिनी को चेंज कर दिया। अब देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि मान लीजिए अब क्या होता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका है, बॉडी ऑफ सिटीजन बन चुकी है, फ्रेंच के रिवॉल्यूशनरीज जो हैं वो इधर उधर अब घूम रहे हैं और उनको अब ये आइडिया आ गया है कि हमारे जो ये जो संकल्प है कि हम रिवॉल्यूशन है, हम नेशन स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, हम आजाद होने की बात कर रहे हैं मोनार्कियल पावर से, इसको जिंदा रखने के लिए और ये राष्ट्रवाद की भावना को जिंदा रखने के लिए उन्होंने कई सारे वो स्टेप्स लेते हैं। इसमें से कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। वो स्टेप्स कुछ इस प्रकार थे कि वो लोग क्या करते हैं कि घूम घूमकर वो पूरे देश में आइडियाज ऑफ ला पैट्री, यानी कि द फादरलैंड, यानी कि ये मेरा राज्य है, ये मेरा पूरा, ये हमारे पूर्वजों का ही राज्य है, इसके आइडियाज को उन्होंने लोगों के दिमागों में एकदम घर कर दिया बातें कि ये तुम्हारा राज्य है, हम लोग यहीं पर रहते थे, हम लोग यहीं से जन्मे हैं, ये पूरा है। और ली सिटी ऑन, यानी कि द सिटीजन, कि सभी लोग एक बराबर हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, चाहे वो ऊपर के एलिट्स हो गए या कॉमन पीपल हो गए, ये सब एक बराबर हैं, द सिटीजन हैं हम लोग। इन सब की आइडियाज को उनके दिमागों में एम्फसाइज कर दिया गया। इसके अलावा क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो पुराने राजाओं के जो फ्लैग्स थे उनको हटा दिया और उसकी जगह पे फ्रेंच का ट्राई कलर ले आया और उन्होंने हाइम्स कंपोज की, अपने जो पुराने लोग मरे थे उनको श्रद्धांजलि दी और देश प्रेम और राष्ट्रवाद, एकजुटता की भावनाओं को फैलाने की कोशिश की। और ये फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज की ये उनका दिमाग था कि वो चाहते थे कि ये सब हो, वहाँ के लोगों में ये घर कर जाए ये सब भावनाएं। और इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी लाए गए, जैसे कि पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था वो अलग अलग जगहों से होता था, लेकिन अब एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ले आया गया। इसके अलावा एक जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी, जैसे जगह जगह पे कस्टम ड्यूटी लगती थी, उसको अबॉलिश कर दिया गया और वेट एंड मेजर्स का एक नया सिस्टम लाया गया। और इसके अलावा राष्ट्रवाद और एक जैसे एक जो एकजुटता वाली भावना होती है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने वेरियस जो उनके डायलेक्ट्स थे उसको हटाकर फ्रेंच को एज अ वाइड स्पोकन लैंग्वेज स्थापित किया और उसको नेशनल लैंग्वेज की तरह स्थापित कर दिया, जिससे क्या हो कि सब लोग उसको एक समझे, सब लोग उसी में बात करें और सब में एक ही तरह की भावनाएं आ जाएं। और ये सब सीधी सी स्टेप्स थे जो वो बनाते थे। वो चाहते थे कि ऐसा ऐसा हो जिससे नेशनलिज्म फैलता चला जाए और जिससे जो भावनाएं अभी तक जागरूक थी उनको मिले और वो जो भावना पहले स्टार्ट थी मोनार्कीज के खिलाफ वो खत्म ना हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया कि ये उनका मिशन है। जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि ये उनका मिशन है, उन्होंने प्रण ले लिया कि ये उनका मिशन है कि वो जो नेशनलिज्म की भावना है वो पूरे यूरोप में वो फैलाते चले जाएंगे और जो दूसरे लोग हैं यूरोप के उनको वो लिबरेट करेंगे कि हाँ आप आइए आगे। डेस्पोटिज्म, यानी कि किसी एक के हाथों में जो पावर हो जाती हैं उसके खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाइए और डेस्पोटिज्म को ख़त्म कीजिए, मोनार्कियल गवर्नमेंट्स को ख़त्म कीजिए और नेशन स्टेट बनाइए, नेशनलिज्म की भावना को आगे लाइए। इसके अलावा क्या हुआ कि जैसे जैसे जो
अब क्या देखते हैं कि ये सब हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो जाता है और रिवॉल्यूशनरीज ने बहुत सारे जो कदम उठा रहे हैं वो भी हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे ये खबर पहुंचती है 1789 के इवेंट्स की जो खबर रहती है वो आगे जैसे जैसे पहुंचती है, वैसे वैसे पूरे यूरोप में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, अपराइजिंग्स देखने को मिलती हैं। और यहीं से अगर आप देखेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप की अगर आप बात करेंगे तो यहीं से एक बहुत सडन स्पाइक देखने को मिला है इन सब चीज़ों में कि लोग आगे आ रहे हैं, मोनार्कियल गवर्नमेंट्स के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सब चीज़ों में अचानक से स्पाइक देखने को मिला आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और आगे के चल के और भी चीज़ें जो चेंजेस आए उसने किया। अब देखिए क्या होता है कि जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म होता है, जो स्टूडेंट्स रहते हैं फ्रेंच स्टूडेंट्स जो रहते हैं और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे रहते हैं और जो जैकोबिन क्लब रहते हैं जिसका नाम भी आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सुना होगा, ये क्लब्स जो होते हैं ये सब अपनी शाखाएं बनाना शुरू कर देते हैं यूरोप के वेरियस पार्ट्स में, और अपनी जो उनके आइडियाज़ रहते हैं नेशनलिज्म की वो उनको दूसरे लोगों में बताना शुरू कर देते हैं कि हमने इस तरह लड़ाई ली, ये होता है नेशनलिज्म, ऐसे आपको फायदा होगा, आप देश के लिए लड़िए। तो अपने आइडियाज को उन्होंने पूरे यूरोप में फैलाना शुरू कर दिया। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा तो उस समय क्या था, जैसे जैसे वॉर्स होने शुरू हुई, यानी कि जो रिवोल्यूशनरी वॉर्स थी, जो अलग अलग जगहों पर लड़ाइयाँ शुरू हुई, तो जो फ्रेंच आर्मी थी, अब देखिए फ्रेंच आर्मी की मैं बात कर रहा हूँ जहां पर फ्रेंच रिवोल्यूशन हो चुका है, फ्रेंच आर्मी के लोग जब इधर से उधर जाते हैं यूरोप में, इधर से उधर जाते हैं, तो वो उन फ्रेंच आर्मी जो आइडियाज रहते हैं ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो लोगों में वहां से भी फैलाना शुरू करते हैं। वो लोग हर जगह पे जाते हैं, वहां जहां जहां जाते हैं वहां पर भी वो आइडियाज को लेकर जाते हैं, और ऐसे करते करते जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था ये पूरे यूरोप में अब्रॉड तक, सिर्फ फ्रेंच तक ही सीमित नहीं रहता है, सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहता है, पूरे यूरोप में फैलना शुरू हो जाता है। और अभी आपने देखा कि एक जहां पर हुआ वैसे ही करते करते ये पूरे यूरोप में फैलना शुरू हो गया। तो ये सब देखने को मिला हमें। और देखिए एक किसी भी चीज को, अभी आपको सीधी सी बात है कि अभी आप बहुत तगड़े सप्रेशन में रह रहे हो, अचानक से आपको खबर मिलती है कि एक देश है जिसने वो भी सप्रेशन में था लेकिन अचानक से उसने लड़ाई लड़ी, उसके राजाओं जो थे उनको हरा दिया, और अब उसमें क्या है कि स्वतंत्रता सबको मिल गई है, लोग अच्छा कर रहे हैं ये वो, तो आप अपने आप ही इनसे इंस्पायर होंगे। और जैसे जैसे उनको आपके आइडियाज पता चलेंगे, वो लोग जो आइडियाज अपने लेकर आएंगे और आप उनके आइडियाज को जानेंगे, वैसे वैसे आपकी भावनाएं और बढ़ जाएंगी और आप फिर से अपने जो गवर्नमेंट है, जो सप्रेसिव गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो यही कुछ यूरोप में भी उस समय हुआ। ये सब देखने को मिला आफ्टर 1780s और 1790s के बाद, और बेसिकली कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। तो चलिए हमने जान लिया कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद नेशनलिज्म की जो भावना थी वो पूरे यूरोप में फैलती चली गई। अब क्या, तो देखिए जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो एक आदमी जो है, यहाँ पर अगर हम यूरोप की बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी अगर बात ना की जाए तो आप कह सकते हैं कि ऊपर से खाना तो बन गया लेकिन उसमें धनिया नहीं डाली गई है, और वो है इंसान नेपोलियन। जी हाँ, वर्ल्ड के 4 ग्रेट्स जो हैं उसमें अपना एक नाम रखने वाले नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, वो भी इस पूरे इवेंट में बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ते हैं। अब वो कैसे जुड़ते हैं इन सब के बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए नेपोलियन क्या होता है ये सब जानना बेकार है कि नेपोलियन कैसे उन्होंने कंट्रोल किया, वो सब तो है ही, अच्छा उनका भी एक अच्छी हिस्ट्री है, वो भी मैं कवर कर दूंगा। लेकिन अगर हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि फ्रांस ने कैसे लोगों को लिबरेट किया, कैसे फ्रांस के जो आइडियाज़ थे वो कैसे हर जगह पहुंचे और लोग कैसे इंस्पायर हो गए अचानक से। देखिए इंस्पायर करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें तो चाहिए होती हैं। आप अचानक से इंस्पायर नहीं हो जाएंगे कि हाँ चलो ठीक है बहुत अच्छा आपने कर लिया, आपने लोग राजाओं को हरा दिया, तो ये नहीं है। इंस्पायर होने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आपको देखनी होती कि हाँ भाई इसमें कुछ अलग है, ये बंदा कुछ अलग कर रहा है, इसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए यही जो अलग चीज़ थी, जो अलग चीज़ लेके आती है वो थी नेपोलियन बोनापार्टे की, जो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बुद्धि थी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स उन्होंने जो बनाए थे या एडमिनिस्ट्रेशन जो था नेपोलियन का, उसने वो अलग चीज़ प्रोवाइड की। उनका दिमाग जो था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने की जो क्षमता थी, उसने लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया। देखिए अब क्या होता है, 1804 में रिलीज होता है सिविल कोड,
फ्रांस का सिविल कोड 1804 में रिलीज होता है, जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। एक्चुअली आगे चल के इतना ज़्यादा ये पॉपुलर हो गया कि इसको नेपोलियनिक कोड ही कहा जाने लगा और सिविल कोड का नाम सब लोग भूल गए। खैर, इसका नाम जो ऑफिशियल नाम था वो था सिविल कोड ऑफ फ्रांस, और एक्चुअली तो फ्रेंच लैंग्वेज में था तो उसको अलग ही कहते हैं, लेकिन सिविल कोड ऑफ फ्रांस ही कहा जाता है। अब देखिए, सिविल कोड ऑफ फ्रांस आता है या फ्रेंच सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड आता है। अब इसने क्या क्या चेंजेस लेके आए और इसने कैसे लोगों को इंस्पायर किया यूरोप, अब इसको जान लेते हैं फटाक से। देखिए, नेपोलियन को कहा जाता है कि नेपोलियन ने पूरे यूरोप में डेमोक्रेसी की तहस नहस मचा दिया था। डेमोक्रेसी को खत्म करके अपने परिवार के लोगों को उन्होंने स्थित करते हुए चले गए। लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कहा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छे वर्क किए और जिसको आगे चल के बहुत सी लोगों ने जो यूरोप की ही बहुत सारी कंट्रीज ने अपनाना चाहा। तो नेपोलियन ने उन एरियाज में जिसको वो कंट्रोल कर चुके थे ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स, नेपोलियन ने वॉर लड़ी 1804 से लेकर 1815 के बीच में, एंड हुआ बैटल ऑफ वाटरलू, वो बाद में हम जान लेंगे। तो इन्होंने ये वॉर लड़ी और उसके दौरान उन्होंने कुछ चीज़ों को जीता, बहुत से एरियाज़ को जीता, और उनके एरियाज़ बहुत सारे आते हैं, वो भी बता दूंगा मैं। उन एरियाज़ में उन्होंने सिविल कोड वो लेकर आए। अब सिविल कोड में था क्या, देखिए, एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि नेपोलियन को प्राइवेट प्रॉपर्टी से बड़ा प्यार था। जब वो सिविल कोड लेके आए थे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो स्पेशल बेनिफिट देना चाहते थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसे लॉज लेकर आए जिससे जो लोगों के पास जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो उनकी सिक्योर होने की उन्होंने वादा किया कि लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगा, ठीक है, सबको इक्वालिटी दी जाएगी बिफोर द लॉ। और इसके अलावा जो प्रिविलेज बेस्ड बाय बर्थ, यानी कि आप एक जन्म हुआ, अगर आप बड़े क्लास से जन्म लिए तो आपको कस्टम ड्यूटीज नहीं देनी पड़ेगी, ये सब जो प्रिविलेजेस थी इनको हटा दिया गया। और जो प्रिविलेज बाय वर्किंग, मतलब कि अगर आप अच्छा वर्क कर रहे हैं तब उस पर आपको ज्यादा वेटेज देना शुरू कर दिया गया। जो एलिट्स को जो प्रिविलेजेस थी वो सब हटा दिया गया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन एरियाज में जहां पर वो कंट्रोल कर चुके थे, जैसे डच रिपब्लिक हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली, जर्मनी, इन सब एरियाज में नेपोलियन ने क्या किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स थे उनको इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ बेसिकली एक कंट्री तो आप नाम याद ही रख लीजिए, वो है जर्मनी। जर्मनी में उन्होंने कहा कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स को सिंप्लीफाई कर दिया है। खैर, वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया था उन्होंने आगे चलकर, वो भी बात मैं अभी करूंगा। लेकिन उन्होंने कुछ एरियाज में कहा कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स को सिंप्लीफाई कर दिया है। इसके अलावा जो फ्यूडल सिस्टम था, जो फ्यूडल प्रिविलेजेस मिलती थी, उनको भी उन्होंने एबॉलिश कर दिया। पीजेंट्स को सर्फडम यानी कि काम करने की जो प्रथा जो थी उससे मुक्त किया। जो मेमोरियल ड्यूज थी कि आपको पहले से आपकी ड्यूज बता दी जाती हैं कि तुम्हें इतना भरना है, इन सब चीज़ों से भी जो ड्यूज होती थी उनकी, उनसे भी उसको क्लियर किया। इसके अलावा जो टाउन्स थे, जो शहर हो गए, इन सब इलाकों में जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थी, यानी कि आप अपना कोई भी ग्रुप नहीं बना सकते, बात नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों पे भी रिस्ट्रिक्शन इनको इम्प्रूव किया गया और इसको हटा दिया गया। जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको हटा दिया गया और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो था उनको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। तो ये सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसा कि मैंने बताया कि उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बहुत ही अच्छे थे, तो उन्होंने ये करके भी दिखाया और कई कई जगहों पे उन्होंने बहुत सारे चेंजेस वो लेकर आए। इसके अलावा उन्होंने यूनिफॉर्म लॉज लेकर आए। उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी तक पूरे इतिहास में मानी जाती है, जो स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर का जो उन्होंने सिस्टम वो लेकर आए कि हम वेट और मेजर का एक स्टैंडर्ड सिस्टम रखेंगे, ये पूरे इतिहास में उनकी बड़ाई की जाती है। और ये भी वो लेकर आए थे, यहीं पर सिविल कोड से उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा एक कॉमन नेशनल करेंसी वो लेकर आए, जो अभी तक देश में कई कई जगह पर अलग अलग करेंसीज चलती थी कि आप ये ले लीजिए, कई कई जगह पे बार्टर सिस्टम थे, तो इन सब को हटा के उन्होंने एक नेशनल करेंसी वो लेकर आए। और इसके अलावा जो मूवमेंट होता था गुड्स का एक शहर से लेकर शहर के बीच में, उन सब चीज़ों को बहुत ही ईजी बनाने की उन्होंने कोशिश की, जिससे ट्रेडिंग हो गई, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सके और जो इकोनॉमी उसको पंप अप किया जा सके। अब देखिए, नेपोलियन ने अपने कोड लॉन्च किए, बहुत ही अच्छा डिवीजन, 100% बहुत ही बढ़िया चेंजेस लेकर आए वो। यहाँ से क्या होता है कि ऐसे चेंजेस आते हैं जो फ्रांस की जो इकोनॉमी रहती है उसको बहुत ही अच्छा हेल्प करते हैं और इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी
कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, उनको भी एक लालच दिखानी होती है कि हाँ भाई ये तो अच्छा कर रहा है, इसको हम देख के काम करते हैं। तो देखिए फ्रांस जो था एक ऐसी कंट्री थी जिसने अपने मोनार्कियल गवर्नमेंट को तहस नहस मचा दी थी, डेस्पोटिज्म खत्म कर दी थी, पावर जो थी सॉवरेनिटी की वो मोनार्कियल फॉर्म से छीनकर सिंपल बॉडी ऑफ सिटीजन्स को दे दिया गया था। वहीं दूसरी ओर नेपोलियन जी की कृपा से क्या हुआ था कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिविजन्स थे वो इतने अच्छे हो गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा हो गया था कि इकोनॉमी भी पंप अप हो गई थी। तो इसको देखकर जो दूसरी कंट्रीज थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम कीन निगाहों से देखने लगती हैं कि भाई ये कंट्री तो गजब है, इसने अपने राजाओं से पावर भी छीन ली, अपने हक में भी कर ली, यहाँ के लोग इतना अच्छा जी भी रहे हैं और इकोनॉमी भी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। और आगे चल के जो राष्ट्रवाद की भावना की बात मैं कर रहा हूं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म की जो बात कर, उसका एक बहुत बड़ा पहलू और उसका एक बहुत बड़ा रीजन यहां भी देखने को मिलता है और वो रीजन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे नेशनलिज्म की भावनाएं, कैसे लोग इंस्पायर हो गए राष्ट्रवाद की भावनाओं को अपनी कंट्री में लाने के लिए, और जो कंट्री जैसे जर्मनी, इटली, ये सब के लोग जो थे इन्होंने कैसे इंस्पायर हुए, ये सब बातें यहां से फैली और वो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए अब चलिए बात हो गई, बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही तगड़ा आउटब्रेक होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, मोनार्कियल फॉर्म से गवर्नमेंट ले ली जाती है, नेपोलियन आ जाते हैं अचानक से 1804 में, वो सिविल कोड ले आते हैं। लेकिन नेपोलियन क्या हमेशा सही थे? देखिए हमेशा वो सही नहीं थे। उनकी जो आर्मी थी उनको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब कि समवन हु ब्रिंग्स द लिबर्टी, समवन हु ब्रिंग्स द फ्रीडम, तो ये देखा जाता था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि जब आगे की वॉर लड़ने, देखिए क्या है कि जब नेपोलियन अलग अलग जगहों पे जाते हैं, वो अपनी आर्मीज को भेजते हैं कि यहाँ जाओ, इसको कनक्योर करो, यहाँ पर नेशनलिज्म की भावना लाओ, मेरे चेंजेस जो मैंने लाए हैं उसको इंप्लीमेंट करो, ये सब चीजें हो रही थी, ठीक है। लेकिन अब अगर उनको आगे वॉर जीतनी थी तो उनको ना चाहते हुए भी फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन कराने थी आर्मी में, यानी कि लोगों को फोर्स करना था कि आप मेरी आर्मी में ज्वाइन करो। आप उनको मार के, मनवा के, शाम दाम दंड भेद सब चीज़ उनको करनी पड़ी थी अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए। उनको जो टैक्सेशन थे उसको बढ़ाने पड़ रहे थे, टैक्स ज़्यादा लेने पड़ रहे थे उन लोगों से, जिससे उनकी आर्मी को फीड अप किया जा सके। उनको जो पैसे होते हैं वॉर की, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको फुलफिल करना ही था उनको। तो इसके लिए उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों से ये सब चीज़ें करानी पड़ी, जिससे आगे चल के क्या हुआ कि नेपोलियन को बहुत ही गलत तरीके से लोग देखने लगे और इसकी वजह से जो कंजर्वेटिव रिजाइम्स थी उनको भी थोड़ा कई हद तक सपोर्ट मिला और उन्होंने आगे चल के 1815 में नेपोलियन को हरा दिया। तो एक तरफ कंजर्वेटिव रिजाइम्स को भी फायदा हुआ इस चीज़ से, नेपोलियन की चेंजेस से, लेकिन अभी भी लोगों में वो ध्यान ज़रूर था। कंजर्वेटिव रिजाइम्स के लोग भी उन सब चीज़ों को बहुत मानते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए थे उनको बहुत अच्छा मानते थे और मानते थे कि हाँ भाई वो चीज़ तो है, वो चीज़ तो अच्छी मानी जाती है, बहुत ही अच्छे डिविजन्स हुए थे, बहुत ही अच्छा सिस्टम था। उनमें अभी भी नेपोलियन के जो चेंजेस थे उसके लिए रिस्पेक्ट बची हुई थी। तो इसी के साथ इस लेक्चर को बंद करेंगे, बहुत ही बड़ा वीडियो हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे बताएंगे। तो ये अभी तक पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, आगे के पार्ट भी बढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही अच्छी सी स्टार्टिंग कर दी है, एंड भी बढ़िया होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा अबाउट द नेशनलिज्म इन यूरोप। एंड बहुत कुछ बताया मैंने आपको, नेपोलियन के बारे में बताया एंड उनके जो कोड लाए थे वो भी बताया। सो आई होप आप कुछ समझ पाए होंगे इसके बारे में एंड वी विल कैरी ऑन। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स।